किशन लाल अपनी बेटी चारू की अच्छी तरह देखभाल किया करता था। कुछ सालों पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बड़ी बीमारी के चलते किशन लाल की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से अपनी बेटी का लालन पालन करने की जिम्मेदारी किशन लाल के ऊपर आ गई थी। किशन लाल काम करने के साथ साथ अपनी बेटी का भी ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसके काम का बोझ बढ़ जाता है। फिर कुछ लोगों की सलाह पर किशन लाल पड़ोस के गांव में रहने वाली एक विधवा औरत से शादी कर लेता है। उसकी भी चारू की उम्र की एक बेटी थी। दोनों माँ बेटी किशन लाल के सामने चारू के साथ अच्छा बर्ताव करने का दिखावा करती थी, लेकिन जैसे ही किशन लाल घर से बाहर जाता तो वो अपने असली रंग दिखाया करती थी। बेचारी चारू का रंग बहुत ही ज्यादा काला था, जिस वजह से दोनों माँ बेटी हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। तेरा बाप काम पर चला गया है, अब तू हमारी गुलाम है। चल पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा और इसके बाद अच्छी तरह मेरे पैर दबा देना। आज शाम को मुझे छत पर अपनी सहेलियों के साथ खेलना है। छत पर बहुत गंदगी है, तू अभी जा और छत की अच्छी तरह साफ सफाई कर दे। लेकिन दीदी, इस वक्त बाहर कड़ी धूप है, मैं शाम को साफ सफाई कर दूंगी। अरे तेरा रंग तो कोयले से भी ज्यादा काला है, तू धूप में जाने से क्यों डरती है? धूप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, तू तो भूतनी की तरह बदसूरत है, तुझे धूप में जाने से क्या फर्क पड़ेगा? मेरी बेटी ने कहा ना, जा चुपचाप काम कर। इस तरह माँ बेटी चारू को परेशान करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। फिर एक दिन चारू अपने पिता को सारी सच्चाई बता देती है। किशन लाल दोनों माँ बेटी को खूब डांट लगाता है। इत्तेफाक से उसी दिन काम से वापस लौटते समय सड़क दुर्घटना में किशन लाल की मृत्यु हो जाती है। इस बात से बेचारी चारू को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ सौतेली माँ और उसकी बेटी दोनों मन ही मन बहुत खुश होती हैं। अच्छा हुआ किशन लाल मर गया, अब हम दोनों पूरी तरह आजाद हैं। माँ, अब ये घर और सारी जमीन हमारे नाम होगी। इस तरह दोनों माँ बेटी पूरी तरह घर पर कब्जा कर लेती हैं और दूसरी तरफ वो दोनों चारू पर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगती हैं। फिर एक दिन चारू के घर के पास एक बुढ़िया आती है। बुढ़िया के पास ढेर सारा सामान था। बुढ़िया चारू की सौतेली बहन से कहती है, सुनो बेटी, मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ। मैं शहर से खाने का सामान खरीद कर ले जा रही हूँ। क्या तुम मेरे सामान उठाने में मदद करोगी? क्या तुम इसे घर तक पहुँचा दोगी? मैं तुझे नौकरानी दिखाई देती हूँ क्या, जो तू मुझे ऑर्डर दे रही है? सीधी तरह यहाँ से निकल जा, वरना मार मार के तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी। दीदी, इस बुढ़िया से आप इस तरह बात मत करो, ये बेचारी परेशान है। अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो तू जाकर इसका सारा सामान उठाकर इसे घर तक पहुंचा दे। हाँ हाँ, मैं इसकी मदद करूंगी। उसके बाद चारू सारा सामान अपने सर पर उठाकर बुढ़िया के साथ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया चारू को एक बड़े तालाब के किनारे ले जाती है। फिर अगले ही पल वो बुढ़िया एक खूबसूरत जलपरी के रूप में बदल जाती है। ये देख चारू को बड़ा आश्चर्य होता है। मैं जलपरियों की रानी हूँ, तुम रोज तालाब में पानी लेने आती हो और हमेशा अपनी दुख जीवन से परेशान होकर आंसू बहाती रहती हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद करने से पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। तुम बहुत ही दयालु और दूसरों की मदद करने वाली एक अच्छी लड़की हो। उसके बाद रानी जलपरी चारू को तालाब के अंदर ले जाती है। वहाँ पर जलपरियों का एक बहुत ही बड़ा ब्यूटी पार्लर मौजूद था। रानी जलपरी के कहने पर सभी जलपरियाँ चारू का जादुई मेकअप करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते चारू बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। अब तुम जिंदगी भर इसी तरह खूबसूरत बनी रहोगी। बस तुम्हें ये जादुई मेकअप रोज अपने चेहरे पर लगाना है
और हाँ, अब तुम्हें नौकरानियों की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। तुम मॉडलिंग करके रोज ढेर सारे पैसे कमा सकती हो। इतना कहकर रानी जलपरी चारू को जादुई मेकअप का एक बॉक्स देती है। मुझे खूबसूरत बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद चारू सीधा अपने घर जाती है। उसकी खूबसूरती देख सौतेली माँ और सौतेली बहन के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, अचानक तो इतनी सुंदर कैसे बन गई? माँ, ये तो राजकुमारी की तरह सुंदर दिखाई दे रही है। हाँ, मैं बहुत खूबसूरत बन गई हूँ और अब मैं मॉडलिंग करके ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। तुम दोनों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसके बाद चारू घर छोड़ देती है। अगले दिन से चारू मॉडलिंग का काम करना शुरू कर देती है, जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। धीरे धीरे चारू बहुत अमीर बन जाती है। चारू की खूबसूरती और उसकी अमीरी देख दोनों सौतेली माँ और बेटी को जलन होती है। माँ, चारू के पास जो जादुई मेकअप का बॉक्स है उसके चलते वो अमीर बनी है। अगर हम उसका मेकअप का बॉक्स चुरा लें तो फिर वो जादुई मेकअप नहीं लगा पाएगी और दोबारा बदसूरत बन जाएगी। ये आइडिया अच्छा है, तू जादुई मेकअप लगाकर खूबसूरत बन जाना, उसके बाद मॉडलिंग करके तुझे तो भी ढेर सारे पैसे मिलेंगे। हम जल्दी जल्दी उससे अमीर बन जाएंगे। फिर अगले ही दिन दोनों माँ बेटी चारू के घर जादुई मेकअप चुराने पहुँच जाती हैं। उस समय चारू गहरी नींद में सो रही थी। दोनों जादुई मेकअप का बॉक्स चुराकर अपने घर ले जाती हैं। अरे वाह, हमें तो बहुत ही आसानी से बॉक्स को चुरा लिया। अब सोच क्या रही है? जल्दी से जादुई मेकअप को अपने चेहरे पर लगा और हाँ, थोड़ा सा मेकअप मेरे चेहरे पर भी लगा देना ताकि मैं भी खूबसूरत बन जाऊं। उसके बाद दोनों माँ बेटी जादुई मेकअप लगाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते दोनों अपने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगा लेती हैं। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर तेज रोशनी प्रकट होती है और दोनों माँ बेटी का चेहरा पूरी तरह काला हो जाता है। इसके साथ ही उन दोनों के बाल भी पूरी तरह जलकर राख हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? जादुई मेकअप लगाने से हम दोनों तो बदसूरत बन गई। बेटी, हम दोनों की शक्ल तो चुड़ैल से भी ज्यादा भयानक लग रही है। जादुई मेकअप चुराकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी माँ। हमें वापस चारू के पास जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए। अब वो हमें पहले की तरह कर सकती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी चारू के पास जाकर उसे अपनी गलती की माफी मांगने लगती हैं। चारू एक दयालु लड़की थी, इसीलिए वो उन दोनों को माफ कर देती है। फिर चारू के कहने पर रानी जलपरी उन दोनों को फिर से पहले की तरह सामान्य करती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और चारू उन दोनों को अपने साथ रख लेती है। उस दिन के बाद से वो तीनों साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। किसी गांव में अनीता और विनीता नाम की दो खूबसूरत बहनें रहती थी। फिर एक दिन मोहित और रोहित नाम के दो राजकुमार भाई की नजर उन दोनों बहनों पर पड़ती है। पहली ही नजर में वो दोनों अनीता और विनीता की खूबसूरती पर मोहित हो जाते हैं और उनसे शादी करने का फैसला कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों अनीता और विनीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। दोनों राजकुमारों की ठाट बाट देख अनीता और विनीता इनकार नहीं कर पाती और शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। इस तरह देखते ही देखते अनीता और विनीता की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है और वो दोनों महल में रानी बनकर राज करने लगती हैं। फिर कुछ महीनों बाद वो दोनों गर्भवती हो जाती हैं। इस बात से दोनों बहुत खुश थी। एक दिन वो दोनों बहनें अपने माता पिता से मिलने गांव की ओर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक रास्ते में एक बड़ा सा जाल उनके घोड़े गाड़ी के ऊपर गिरता है। अरे अचानक कितना बड़ा जाल यहाँ कैसे आ गया? चलो अपनी तलवार से इस जाल को काट देते हैं। लेकिन अगले ही पल उस जाल में चमक आ जाती है और उन दोनों बहनों को बिजली के झटके लगने लगते हैं।
देखते ही देखते दोनों बहनें बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। तभी वहाँ एक जादूगरनी आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर पास के जंगल में ले जाती है। थोड़ी देर के बाद अनीता और विनीता होश में आ जाते हैं। अरे ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? अचानक हम इस जंगल में कैसे आ गए? मैं तुम दोनों को पकड़ कर लाई हूँ। अब मैं आराम से तुम दोनों की हत्या कर सकूं। तुम कौन हो और हमें क्यों मारना चाहती हो? तुम दोनों को मारने के बाद मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी तुम्हारे पतियों से करवा दूंगी। उसके बाद मेरी दोनों बेटियां जिंदगी भर रानी बनकर राज करेंगी। अब देखो इस समय हम दोनों गर्भवती हैं, दया करके हमें छोड़ दो। फिर दोनों बहनें रोती हुई जादूगरनी से विनती करने लगती हैं। मेरे सामने आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन तभी अचानक उन दोनों बहनों को ढूंढते हुए कुछ सैनिक वहां आ जाते हैं। सैनिकों को देख दोनों बहनों की जान में जान आ जाती है। अरे वाह, हमारे सैनिक आ गए, अब तू नहीं बच सकती जादूगरनी। आप दोनों चिंता मत करिए, हम अभी इस दुष्ट जादूगरनी को मौत के घाट उतार देंगे। चलो सब लोग इसे चारों तरफ से घेर लो। फिर सारे सैनिक जादूगरनी को चारों ओर से घेर कर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उन सैनिकों के ऊपर आग बरसाने लगती है। अरे मर गया रे, ये जादूगरनी तो बहुत खतरनाक है। अरे भागो रे भागो, यहाँ से जल्दी भागो। देखते ही देखते सारे सैनिक वहाँ से भाग निकलते हैं। तुम्हारे सैनिक तो भाग गए, तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता है अब। उसके बाद जादूगरनी अपने बक्से से एक बड़ा सा मटका बाहर निकाल लेती है। इस मटके के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जादुई अजगर है। बाहर आते ही वो विशाल रूप धारण करके तुम दोनों को निगल लेगा। वहीं दूसरी तरफ पेड़ के ऊपर बैठी एक चिड़िया ये सारा नजारा देख रही थी। ये जादूगरनी तो बहुत जालिम है, मुझे फौरन कुछ करना होगा, वरना ये बेरहम जादूगरनी इन दोनों रानियों को मार देगी और इनके साथ साथ इनके बच्चे भी मर जाएंगे। तभी चिड़िया पेड़ पर लगा बड़ा सा फल तोड़कर नीचे गिरा देती है। वो फल सीधा जादूगरनी के सर पर जा गिरता है और जादूगरनी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ वो मटका भी जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तभी उसके अंदर से खतरनाक अजगर बाहर निकल आता है। फिर वो अजगर जादूगरनी की ओर बढ़ने लगता है। अरे नहीं, मुझे जल्दी से मंत्र पढ़कर इस अजगर को काबू करना होगा, वरना ये मुझे मार डालेगा। जादूगरनी जमीन पर पड़ी अपनी जादुई छड़ी उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो अजगर उस पर हमला कर देता है। तभी मौका देखकर अनीता और विनीता वहां से भाग निकलती हैं। दूसरी तरफ अजगर जादूगरनी को मारकर उसे खा जाता है। उधर महल पहुंचने के बाद दोनों बहनें राहत की सांस लेती हैं। फिर कुछ दिनों बाद अनीता और विनीता दो खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और इस दिन के बाद से दोनों बहनों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में अजय और सुनीता नाम के दो भाई बहन रहते थे। उनके बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद उनके पिता किशोर ने रूबी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। किशोर और रूबी दोनों धोबी का काम करते थे। वो दोनों रोज गांव वालों के कपड़े धोया करते थे, इसीलिए उनके घर का गुजारा चलता था। फिर कुछ समय बाद अचानक सांप के काटने से किशोर की मौत हो जाती है। किशोर के मृत्यु के बाद रूबी को खुली छूट मिल जाती है और वो दोनों भाई बहन को सताना शुरू कर देती है। ये सारे कपड़े लेकर नदी के किनारे जाओ और इन्हें अच्छी तरह धोकर साफ कर दो। लेकिन माँ, इस वक्त तो हमारी स्कूल जाने का समय हो रहा है, अपनी पढ़ाई छोड़कर हम कपड़े नहीं धो सकते। अच्छा, तो तुम दोनों पढ़ाई की वजह से मेरा कहा नहीं सुनोगे। तुम्हारी किताबें ही सारी समस्या है ना। ठहर जाओ, मैं अभी इस समस्या को दूर कर देती हूँ।
उसके बाद रूबी अजय और सुनीता का बैग उठाकर जलते हुए चूल्हे में डाल देती है। अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो? हमारी किताबें क्यों जला रही हो? खामोश हो जा लड़की, आज के बाद तुम दोनों स्कूल नहीं जाओगे और रोज गांव वालों के कपड़े साफ करोगे। अगर तुम दोनों ने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। तुमसे सड़क पर भीख मंगवाना शुरू कर दूंगी। उसके बाद रूबी एक छड़ी उठाकर दोनों भाई बहन को पीटते हुए नदी के किनारे ले जाती है। चलो फटाफट कपड़े धोना शुरू कर दो, शाम को मैं वापस आऊंगी, मुझे सारे कपड़े अच्छी तरह साफ दिखाई देने चाहिए। फिर रूबी के डर से दोनों भाई बहन कपड़े धोना शुरू कर देते हैं। इस तरह रोज की बात हो जाती है। रूबी रोज उन दोनों से जबरदस्ती कपड़े धोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मजे से घर में टीवी देखा करती थी। फिर एक दिन दोनों भाई बहन नदी के किनारे कपड़े धो रहे थे। तभी उनके क्लास में पढ़ने वाली लड़के लड़कियां वहां से गुजरती हैं। उन लड़के लड़कियों को स्कूल जाते देख दोनों भाई बहन को अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस होता है और वो दोनों दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी वहां से गुजर रही एक परी ये सब देख लेती है। क्या हुआ बच्चों, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? आखिर तुम दोनों को क्या दुख है? परी की बात सुनकर दोनों उसे अपनी जालिम सौतेली माँ के बारे में सब बता देते हैं। अच्छा, तो वो दुष्ट औरत तुम दोनों की मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हें परेशान कर रही है। फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों की सारी दुखों को दूर कर दूंगी। उसके बाद परी उन दोनों को एक पहाड़ी के ऊपर ले जाती है। तभी अचानक पहाड़ी के ऊपर लाल रंग के बादल प्रकट हो जाते हैं और उनके अंदर से ढेर सारी स्ट्रॉबेरी की बारिश होने लगती है। फिर बारिश बंद होने के बाद सारी स्ट्रॉबेरी जमीन के अंदर समा जाती है। इसके बाद परी 2 बार ताली बजाती है और 2 स्ट्रॉबेरी जमीन से बाहर निकल आती है। ये जादुई स्ट्रॉबेरी है, इन्हें ले जाकर तुम दोनों जिस चीज को भी मांगोगे वो चीज कुएं से बाहर निकल कर आएगी। और हाँ, जब भी तुम दोनों को जादुई स्ट्रॉबेरी की जरूरत हो तो यहाँ पर आकर 2 बार ताली बजाना, फिर अगले ही पल स्ट्रॉबेरी जमीन से बाहर निकल आएगी। उसके बाद दोनों भाई बहन 2 स्ट्रॉबेरी गांव के कुएं में डाल देते हैं। हम दोनों को कपड़े धोने के लिए जादुई वॉशिंग मशीन चाहिए। वॉशिंग मशीन के साथ साथ हमें पढ़ने लिखने के लिए ढेर सारी किताबें भी चाहिए। फिर अगले ही पल में कुएं के अंदर से एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन और ढेर सारी किताबें बाहर निकल आती हैं। ये देख दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर सारे कपड़े डाल देते हैं और आराम से पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ रूबी आ जाती है। अरे ये सब क्या है? तुम्हारे पास इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन कहाँ से आई? और मैंने तो तुम्हारी किताबें जला दी थी, फिर तुम्हें पढ़ने के लिए इतनी किताबें कहाँ से मिली? चलो जल्दी से सच बताओ वरना मैं तुम दोनों का सर फोड़ दूंगी। इतना कहकर रूबी एक बड़ा सा पत्थर उठा लेती है। फिर डर के दोनों भाई बहन रूबी को जादुई स्ट्रॉबेरी के बारे में सब बता देते हैं। अच्छा, तो ये सारा कमाल जादुई स्ट्रॉबेरी का है। मैं अभी पहाड़ी पर जाकर अपने लिए ढेर सारी स्ट्रॉबेरी लेकर आती हूँ। उसके बाद जादुई स्ट्रॉबेरी से मैं ढेर सारी दौलत मांगकर अमीर बन जाऊंगी। फिर रूबी पहाड़ी पर जाकर 2 बार ताली बजाती है और जमीन के अंदर से 2 जादुई स्ट्रॉबेरी बाहर निकल आती है। उसके बाद रूबी उन दोनों जादुई स्ट्रॉबेरी को गांव के कुएं में डाल देती है। मुझे पहनने के लिए ढेर सारे सोने के गहने और खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन अगले ही पल कुएं के अंदर से एक बड़ी चुड़ैल बाहर निकल आती है। अरे वाह, तो मुझे खाने के लिए एक मोटी औरत मिली है। अब मैं मजे से इसका मुलायम मांस खाऊंगी। अरे ये क्या? अब पैसे और गहने की जगह चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे भागो रे भागो यहाँ से। लेकिन तभी चुड़ैल रूबी को पकड़कर कुएं के अंदर ले जाती है और उसे मारकर खा जाती है। फिर रूबी के मरने के बाद अजय और सुनीता को कभी कोई परेशानी नहीं होती।
और वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में चांदनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। चांदनी की तरह उसके गांव में रहने वाली सभी लड़कियां गरीब थी। गरीब होने की वजह से उन सभी को खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करना पड़ता था। दूसरी तरफ सारा दिन धूप में काम करने से उन सभी लड़कियों का रंग पूरी तरह काला पड़ चुका था और वो सभी बदसूरत दिखने लगी थी। फिर एक दिन अखबार में खबर छपती है कि पास वाले शहर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। हम सबको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। पूरे 5 लाख रुपए का इनाम है। अगर हम में से कोई भी लड़की ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतेगी तो इसमें हम सबका फायदा है। इनाम के पैसों से हम कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकते हैं जिससे हमें ये मजदूरी का काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ चांदनी, तुमने बिल्कुल सही कहा, सबको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना ही चाहिए। फिर उत्सुकतावश सभी लड़कियां ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पहुंच जाती हैं। लेकिन उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन करने वाली कनिका नाम की औरत बहुत ही घमंडी और बदतमीज थी। चांदनी और उसकी सहेलियों को देखते ही वो मुंह बना लेती है। अरे तुम सब यहाँ क्यों आई हो? मैडम, हमने सुना है यहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है, इसीलिए हम सभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आई हैं। अरे जरा अपनी शक्ल तो देखो, मैं तुम सबको यहाँ झाड़ू मारने के काम पर भी नहीं रखूंगी और तुम हो के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आई हो। चलो निकलो यहाँ से, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट अमीर और सुंदर लड़कियों के लिए है, मैं तुम जैसी काली कलोटी बदसूरत लड़कियों के लिए नहीं। चलो निकलो यहाँ से। इस तरह कनिका चांदनी और उसकी सहेलियों की बेइज्जती करके उन्हें वहाँ से भगा देती है। वो सभी लड़कियाँ दुखी होकर अपने गांव की ओर जाने लगती हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें सोनल नाम की एक औरत मिलती है। तुम सबके साथ जो हुआ मैंने सब देखा है, मैं तुम सबकी मदद करने आई हूँ। लेकिन आप हमारी मदद किस तरह करोगी? वो सब तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। उसके बाद सोनल उन सबको अपने घर ले जाती है। उस औरत के घर के वरांडे में एक बहुत बड़ा मेकअप किट का बॉक्स रखा हुआ था। उसे देखते ही सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये मेकअप का किट तो बहुत बड़ा है। ये कोई साधारण मेकअप किट नहीं है बल्कि ये जादुई है। उसके बाद सोनल कुछ मेकअप किट के ऊपर लगा दरवाजा खोल देती है और चांदनी से कहती है, चलो बेटी, सबसे पहले तुम अंदर जाओ, ये जादुई मेकअप बॉक्स तुम्हें खूबसूरत बना देगा। उसके बाद चांदनी अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही चांदनी के सामने छोटी परियां प्रकट हो जाती हैं और वो दोनों मिलकर चांदनी का मेकअप करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते चांदनी बहुत ही गोरी और सुंदर बन जाती है। फिर चांदनी मेकअप बॉक्स से बाहर निकल आती है। उसके बाद एक एक कर चांदनी की बाकी सहेलियां भी उस मेकअप बॉक्स के अंदर जाकर खूबसूरत बन जाती हैं। फिर सोनल उन सभी लड़कियों को लेकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट के हॉल में पहुंच जाते हैं। चांदनी और उसकी सहेलियों की खूबसूरती देख कनिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या, अचानक तुम सब इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? आखिर इतनी जल्दी ये चमत्कार कैसे हुआ? इन आंटी के घर पर एक बहुत बड़ा मेकअप का जादुई किट है, उसे के अंदर जाकर हम सभी खूबसूरत बनी हैं। अब तुम इन्हें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने नहीं रोक सकती। चलो चांदनी, अपनी सहेलियों को लेकर अंदर चलो। फिर चांदनी और उसकी सहेलियां दूसरी लड़कियों की तरह ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लेती हैं। चांदनी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए वो विजेता घोषित कर दिया जाती है और इनाम के रूप में उसे पूरे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरी तरफ उन सभी लड़कियों की खुशी देख कनिका को बहुत जलन होती है। मुझे उस औरत के घर पर जाकर जादुई मेकअप की किट को चुराना होगा, उसके बाद लड़कियों को खूबसूरत बनाकर मैं लाखों रुपए कमा लूंगी। फिर कनिका उस औरत का पीछा करते हुए उसके घर देख लेती है। फिर रात होते ही कनिका एक बड़ी सी
क्रेन लेकर उस औरत के घर पहुंच जाती है। अब मैं इस मेकअप बॉक्स को उठाकर अपने घर ले जाऊंगी। लेकिन तभी उस मेकअप बॉक्स के अंदर मौजूद दोनों परियां बाहर निकल आती हैं। अच्छा, तो तू यहाँ इस मेकअप बॉक्स को चुराने आई है, लेकिन हम दोनों के रहते तू अपनी बुरे इरादे में कामयाब नहीं हो सकती। चलो मिलकर इसकी पिटाई करते हैं, उसके बाद ये दोबारा जिंदगी में चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर दोनों परियां कनिका को जोरदार बिजली के झटके देने लगती हैं। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। फिर वो दोनों परियां कोड़ा प्रकट करके कनिका की खूब पिटाई करती हैं। बस करो, मुझे छोड़ दो, और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगी। अब मुझे जाने दो। कनिका को रोते देख दोनों परियां उसे छोड़ देती हैं। उसके बाद कनिका रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। इस तरह उसके किए की उसे सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो पूरी तरह सुधर जाती है। दूसरी तरफ चांदनी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर गांव में लघु उद्योग शुरू कर देती हैं, जिससे उन सभी लड़कियों की अच्छी आमदनी होने लगती है और सबकी गरीबी दूर हो जाती है। एक बार की बात है, परी देश में शीला नाम की एक परी अपने पति के साथ रहती थी। उस समय शीला परी गर्भवती थी। कुछ ही दिनों पहले शीला के पति की मौत हुई थी। पति के मरने के बाद शीला परी बहुत दुखी रहने लगी थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शीला परी 12 सुंदर बच्चों को जन्म देती है। देखते ही देखते ये बात पूरे परिदेश में फैल जाती है। जब ये बात रानी परी को पता चलती है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके बाद रानी परी अपने सिपाहियों के साथ शीला परी के घर पहुंच जाती है। शीला, तूने 12 बच्चे पैदा करके मेरा कानून तोड़ा है। चल इसी वक्त परिदेश छोड़कर निकल जा, वरना मैं तुझे और तेरे बच्चों को जेल में बंद कर दूंगी। रानी जी, अगर मैंने 12 बच्चों को जन्म दिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे परिदेश से बाहर मत निकालिए। मेरे पति की मौत हो गई है, मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? लेकिन बेरहम रानी परी शीला की एक नहीं सुनती और उसे परिदेश से बाहर निकाल देती है। बेचारी शीला परी अपने बच्चों को लेकर पृथ्वी पर चली जाती है और यहाँ वहाँ भटकने लगती है। उसके बाद वो एक नदी के किनारे छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगती है। मैंने रहने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करना होगा। फिर शीला परी काम ढूंढने पास के इलाके में चली जाती है। तभी उसे घर में शादी होते हुए दिखाई देती है। शीला परी उस घर में जाकर काम मांगने लगती है। दीदी, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है, आप अपने यहाँ कोई काम दे दीजिए। देख, आज मेरी बेटी की शादी है, तू मेहमानों के जूठे बर्तन धोकर अच्छी तरह साफ कर दे। लेकिन हाँ, अगर तूने कोई गड़बड़ की तो मैं तेरी खूब पिटाई करूंगी, समझ गई ना? उसके बाद शीला परी अपने बच्चों को एक कोने में लेटाकर झूठे बर्तन धोने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद शीला के सभी बच्चे भूख के मारे जोर जोर से रोने लगते हैं। दीदी, मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है, दया करके आप थोड़ा सा दूध दे दीजिए। अरे, तुझे काम शुरू किए थोड़ी देर भी नहीं हुए और तेरी फरमाइशें चालू हो गई। चुपचाप पहले काम खत्म कर। फिर मजबूरी में शीला अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़कर बर्तन साफ करने लगती है। तभी अचानक शीला से एक प्लेट टूट जाती है। ये देख उस औरत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे सत्यानाश हो, तूने इतनी कीमती प्लेट तोड़ दी, अब इसके पैसे कौन देगा? अरे आती, तू तो एक नंबर की बेवकूफ है, बिना जान पहचान किसी को भी काम पर रख लेती है। इसे तो बर्तन तक धोना नहीं आता। चल इसी वक्त इसे धक्के मारकर निकाल दे। हाँ, तूने सही कहा, मैं अभी इसे यहाँ से भगा देती हूँ। उसके बाद वो औरत शीला को डांटकर वहाँ से भगा देती है। बेचारी शीला अपने बच्चों को उठाकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक तो मेरे पति मेरे साथ नहीं है, ऊपर से मेरे 12 बच्चे।
अब मैं इनका पेट कैसे पालूंगी? पता नहीं मेरे बच्चों के नसीब में क्या लिखा है। तभी शीला एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। उसी पेड़ के ऊपर चुड़ैल रहती थी। शीला के बच्चों को देख चुड़ैल खुश हो जाती है और एक पेड़ के नीचे उतरकर शीला के सामने आ जाती है। अरे वाह, इतने सारे बच्चे, अब मैं इन्हें अपने साथ शैतानपुर ले जाऊंगी। उसके बाद अपनी सहेलियों के साथ मिलकर इन्हें मार के खा जाऊंगी। अरे नहीं, ये चुड़ैल तो मेरे बच्चों को मारकर खाना चाहती है। मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा। फिर शीला परी जमीन पर पड़े पत्थर उठाकर चुड़ैल को मारने लगती है, लेकिन चुड़ैल पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी चुड़ैल अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेती है और अपना मुंह फाड़कर शीला परी के सभी बच्चों को एक साथ निगल लेती है और हवा में उड़ती हुई वहां से चली जाती है। अरे ये चुड़ैल मेरे बच्चों को पकड़कर ले जा रही है। अरे कोई मेरे बच्चों को बचाओ, अरे कोई तो मेरी मदद करो। तभी वहां से गुजर रही एक जादूगरनी ये सब देख लेती है। जादूगरनी फौरन अपनी जादुई रस्सी से चुड़ैल को बांधकर उसे जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद जादूगरनी चुड़ैल को जादुई पानी पिलाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते चुड़ैल उल्टी करने लगती है और परी के सभी बच्चे उसके पेट से बाहर निकल आते हैं। मासूम को परेशान करने वाली दुष्ट चुड़ैल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं, ये जादूगरनी तो बहुत खतरनाक है, मैं इसे नहीं जीत सकती, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसके बाद चुड़ैल डर के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जादूगरनी अपनी तलवार से चुड़ैल की गर्दन काट देती है। फिर जादूगरनी चुड़ैल के शरीर को आग लगाकर उसे राख के ढेर में बदल देती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। फिर शीला परी रोते हुए जादूगरनी को अपनी सारी आपबीती बता देती है। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आज से तुम मुझे अपनी माँ समझो। ये सुनकर शीला परी बहुत खुश होती है और जादूगरनी के गले लग जाती है। उसके बाद जादूगरनी शीला परी और उसके बच्चों को अपने घर ले जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और शीला परी अपने बच्चों के साथ वहाँ खुशी से रहने लगती है। भैरवपुर नाम के गांव में पल्लवी नाम की एक गरीब लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी पल्लवी से नफरत करती थी और उसे बोझ समझकर हमेशा खरी खोटी सुनाया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ पल्लवी एक स्वाभिमानी लड़की थी। वो मजदूरी करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा रही थी। फिर कुछ दिनों बाद पल्लवी का जन्मदिन आ जाता है। पल्लवी ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए कुछ पैसे बचाकर रखे थे। फिर वो बाजार से एक नई ड्रेस खरीदकर पहन लेती है। अरे वाह, इस ड्रेस में तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। आज कॉलेज की छुट्टी होने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगी। उसके बाद पल्लवी कॉलेज की ओर चल देती है। तभी रास्ते में उसे एक लाल रंग का अंडा दिखाई देता है। वो अंडा दिखने में बहुत ही चमकीला और सुंदर था। पल्लवी उत्सुकतावश अंडे को अपने बैग में डालकर कॉलेज चल देती है। लेकिन पल्लवी को नई ड्रेस में देख उसकी क्लास की कुछ लड़कियों को बहुत जलन होती है। क्यों रे पल्लवी, आज तो इतना सज धज कर क्यों आई है? हमने तुझे कहा था ना कि तू हमारी बराबरी करने की कोशिश मत करना, लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी। देख, तू गरीब है, इसीलिए गरीबों की तरह रहा कर। तुझे क्या लगता है तू ये नई ड्रेस पहनकर हम सबकी बराबरी कर लेगी? देखो, तुम सब बेवजह नाराज हो रही हो। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने नई ड्रेस पहनी है। अरे वाह, आज तेरा जन्मदिन है, चल आज हम सब मिलकर तेरा जन्मदिन मनाते हैं। तभी एक लड़की कीचड़ से भरी बाल्टी लाकर पल्लवी के ऊपर डाल देती है। ये देख सभी लड़कियां जोर जोर से हंसते हुए पल्लवी का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे रे रे रे, इस बेचारी की तो नई ड्रेस पूरी तरह खराब हो गई। तुम सब बहुत बुरी हो। आखिर मुझ गरीब को परेशान करके तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है? लेकिन तभी अचानक पल्लवी के बैग से वो लाल अंडा बाहर निकलकर हवा में तैरने लगता है।
तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है पल्लवी। अब मैं इन सभी बुरी लड़कियों को सबक सिखाकर तुम्हारी बेइज्जती का बदला लूंगा। इतना कहकर जादुई अंडा कीचड़ से सनी पल्लवी की ड्रेस को एक खूबसूरत ड्रेस में बदल देता है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लड़कियां हैरत में पड़ जाती हैं। तभी लाल अंडा अपनी जादुई शक्ति से वहाँ एक बहुत बड़ी कैंची प्रकट कर देता है। फिर देखते ही देखते वो कैंची सभी लड़कियों के बालों को काट कर उन्हें पूरी तरह गंजी बना देती है। अरे इस जादुई अंडे ने तो हमें गंजी बना दिया, ये तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अब मैं तुम सभी को चुड़ैल की तरह बदसूरत बना दूंगा, फिर सभी लोग तुमसे नफरत करेंगे। दया करके हमें छोड़ दो, आज के बाद हम कभी पल्लवी को परेशान नहीं करेंगे। फिर सभी लड़कियां पल्लवी के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगती हैं। उन सभी लड़कियों को रोता देख पल्लवी उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद पल्लवी उस लाल अंडे को लेकर अपने घर चली जाती है। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना पल्लवी, देखो मैं तुम्हारा जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाता हूँ। उसके बाद जादुई लाल अंडा घर से बाहर निकलकर सामने वाली सड़क पर पहुंच जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत घर के रूप में बदल जाता है। ये देख पल्लवी बहुत खुश होती है। उसके बाद उस घर के अंदर से ढेर सारे केक बाहर निकलकर हवा में उड़ते हुए गांव के सभी घरों में जाने लगते हैं। ये देख सभी गांव वाले हैरत में पड़कर उस लाल अंडे के पास आ जाते हैं। आज पल्लवी का जन्मदिन है, तुम सब लोग पेट भर केक खाओ, साथ ही तुम सबको ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी खाने को मिलेगा। इतना कहकर जादुई अंडा वहाँ तरह तरह के पकवान से भरे बर्तन प्रकट कर देता है। उस गांव के लोग बहुत गरीब थे। अपने सामने ढेर सारे पकवान देख उन सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वो सभी पल्लवी को जन्मदिन की बधाई देकर खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ पल्लवी की खुशी देख उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन दोनों जलकर राख हो जाते हैं। सुन पल्लवी, अपने जादुई अंडे के घर से कहकर हमारे लिए ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट कर, वरना हम दोनों तेरी खूब पिटाई करेंगे। अच्छा, तो तुम दोनों को सोने के सिक्के चाहिए, ठहरो मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर जादुई अंडा पल्लवी की सौतेली माँ और बहन के सामने ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट कर देता है। लेकिन वो दोनों जैसे ही सिक्कों को हाथ लगाती हैं कि तभी सिक्के बड़े बड़े सांप के रूप में बदल जाते हैं। सांप ने मुझे काट लिया, रे कोई बचाओ मुझे। हाय, मेरे बदन पर सांप लिपट गया, रे कोई बचाओ मुझे। फिर दोनों माँ बेटी डर के वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ये देख पल्लवी और जादुई अंडा घर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर उस दिन के बाद से पल्लवी के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो उस जादुई लाल अंडे के घर में अब सुकून से रहने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में चमेली नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी और पति के साथ रहती थी। चमेली का पति जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। फिर एक शाम जब चमेली का पति अपनी मजदूरी के पैसे लेकर घर लौट रहा था, तभी अचानक रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में चमेली के पति की दोनों हाथ कट जाते हैं। अचानक हुए इस घटना से चमेली को बहुत धक्का लगता है और उसके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा जाती है। दूसरी तरफ चमेली के घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो जाता है और वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। फिर एक दिन, चमेली, पिछले महीने तूने मुझसे 3 ब्लाउज सिलवाए थे, अभी तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए, चल जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे। दीदी, इस समय आपको पैसे नहीं दे सकती। कुछ दिनों पहले एक हादसे में मेरे पति के दोनों हाथ कट गए हैं। मेरे घर की कमाई पूरी तरह बंद हो गई है, मुझ पर दया करो दीदी। अच्छा, तो ये बहाना बताकर तू मेरे पैसे हड़पना चाहती है। देख, मैं बहुत ही बुरी औरत हूँ, मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहती हूँ। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तेरे घर के बर्तन उठा कर ले जाऊंगी। उसके बाद सोनिया चमेली के घर में रखे सारे बर्तन उठाकर ले जाती है। चमेली के
आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोग खामोशी से सारा तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी चमेली की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ राशन वाला भी अपने पैसों के लिए चमेली को खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। पैसे ना होने की वजह से बेचारी चमेली की जिंदगी पूरी तरह नर्क बन जाती है। हे भगवान, तू मेरी किस बात की परीक्षा ले रहा है? एक तो मेरे पति के दोनों हाथ कट गए, ऊपर से मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तब मैं अपने बच्चों और पति की देखभाल कैसे करूंगी? कोई तो रास्ता दिखा भगवान। तभी चमेली को घर के सामने एक दूध वाला जाते हुए दिखाई देता है। उसे देख चमेली को एक उपाय सूझता है। इन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर मैं लस्सी बनाकर बेचना शुरू करूं तो मैं ठीक ठाक पैसे कमा सकती हूँ। फिर उसी शाम चमेली दूध वाले के घर पहुंच जाती है। सुनिए भैया, मैं लस्सी बेचने का व्यापार शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन दूध खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए दूध उधार दे सकते हैं? नहीं नहीं, मैं उधार का व्यापार नहीं करता, मुझे तो नगद पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें दूध नहीं दे सकता। ऐसा मत करिए भैया, मैं गरीबी के मारे झेल रही हूँ। मेरे घर पर खाना खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। इतना कहकर चमेली दूध वाले के पैरों पर गिरकर उससे विनती करने लगती है। चमेली की आंखों में आंसू देख दूध वाले का दिल पिघल जाता है। और ठीक है बहन, मैं तुम्हें 1 महीने तक बिना पैसे लिए उधार में दूध दूंगा। उसके बाद दूध वाला चमेली को एक बड़े बर्तन में दूध देता है। ये देख चमेली की आंखों में उम्मीद की नई किरण जाग जाती है और वो दूध वाले का शुक्रिया अदा कर वहां से चली जाती है। उसके बाद चमेली दूध से दही जमाकर लस्सी बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी चमेली की बेटी पूनम कहती है, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ लस्सी बेचने जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी, बाहर कड़ी धूप है, तू घर पर ही रह। उसके बाद चमेली लस्सी से भरा एक मटका लेकर सड़कों पर घूमने लगती है। लस्सी ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मीठी मीठी लस्सी ले लो। तभी कुछ लोग चमेली से लस्सी खरीदकर पी लेते हैं। उन्हें बहुत पसंद आती है। फिर एक एक कर बहुत सारे लोग चमेली से लस्सी खरीदकर पीना शुरू कर देते हैं। शाम तक चमेली की सारी लस्सी बिक जाती है। अरे वाह, मेरी सारी लस्सी बिक गई। अब इन पैसों से मैं राशन खरीदूंगी और साथ ही अपनी बेटी की स्कूल की फीस भी भर दूंगी। फिर चमेली पैसों को गिनना शुरू कर देती है। लेकिन तभी बिल्ला नाम का एक बदमाश चमेली से जबरदस्ती उसके पैसे छीनने लगता है। नहीं नहीं, मेरे पैसे मत लो। अरे कोई मेरी मदद करो, ये बदमाश आदमी जबरदस्ती मुझसे पैसे छीन रहा है। तभी वहां से गुजर रही एक परी चमेली की आवाज सुन लेती है। परी फौरन अपनी जादुई छड़ी घुमाकर बिल्ला के ऊपर मिर्च की बारिश कर देती है। अरे मर गया रे, इतनी सारी मिर्च कहाँ से आ गई? अरे मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई बचाओ मुझे। उसके बाद बिल्ला भागता हुआ एक कीचड़ से बड़े गड्ढे में गिर जाता है। परी चमेली को अपने साथ हवा में उड़ाकर उसे उसके घर तक पहुंचा देती है। चमेली की घर की बुरी हालत देखकर परी को बहुत दुख होता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद परी अपनी शक्ति से वहाँ एक जादुई बर्तन प्रकट कर देती है। अब से तुम्हें धूप में घूमकर लस्सी बेचने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी बनाई हुई लस्सी बर्तन के अंदर डाल देना। ये बर्तन खुद लोगों के पास जाकर लस्सी बेचेगा। ये सुनकर चमेली बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन से वो जादुई बर्तन रोज पूरे इलाके में घूम घूम कर लस्सी बेचकर शाम को जो भी पैसे मिलते वो सारे पैसे चमेली को देता था। इस तरह कुछ ही दिनों में चमेली बहुत पैसे कमा लेती है। उसके बाद वो अपने सारे कर्ज चुकाकर अपने पति और बच्ची के साथ खुशी से रहने लगती है।